Hello everyone. Now we are going to start the most important bit from this chapter, DNA replication. सबसे इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर साल नीट में ये वाले पार्ट से आपको पूछते, तो इसके लिए अभी एक दो लेक्चर जो भी रहेंगे मैं पूरा ऐसे करा के लेने वाला हूँ, आपको लर्न करा के लेने का मुझे आगे फिंगर्स पे अपने को पूरे 10 स्टेप्स बिठाने के डीएनए रिप्लिकेशन के। सो पूरी प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट बीट है पूरे चैप्टर का। नीट में भी आता, हमेशा एक एमसीक्यू इसके ऊपर आता, बोले तो आते जिसके अंदर से, तो इसके लिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट बोल के स्टार करके रखें। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या अपने को यूज करना, कैसा करने का है अपने को, मैं उसकी थोड़ी सी तुमको एक शॉर्ट स्टोरी पहले सुनाऊंगा, फिर डिटेल प्रोसेस अपन देखेंगे और फिर बाद में उसकी अपन लर्न कर लेंगे। उसके पॉइंट वाइज आपको मैं बताने वाले जो भी रहेंगे वो अपन निकाल लेंगे लिख के। तुम्हारे को इसके पूरे जो नोट्स है स्टेट बोर्ड में बहुत ही परफेक्ट मैनर में पॉइंट वाइज दिया है। स्टेट बोर्ड के नोट्स में बहुत ही परफेक्ट मैनर में पॉइंट वाइज दिया है, और आप सबको नीट हो क्या बोर्ड हो सबके लिए लॉन्ग आंसर वगैरह के हिसाब से नीट के हिसाब से स्टेट बोर्ड का ही डीएनए रिप्लिकेशन लर्न करने का है, लिटरली लर्न करने का बोल रहा हूं मैं। जरूरत तो पड़ेगी लर्न करने की, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज जैसे बताऊंगा तो तुमको पॉइंट इस ध्यान में आ जाएंगे, तुम खुद ही बोलेंगे सर ऐसा करने का, इसके बाद ये पॉइंट आता है, इसके बाद ये स्टेप आती, आपको ऐसे ध्यान में रख लेने का। उसके अंदर जो कुछ भी मैं बातें बोलने वाला, जो एंजाइम्स यूज करने वाले, वट एवर दी मशीनरी दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर, तो आपको सब मैं पूरा अच्छे से करा के लेने वाला हूं। तो आपको स्टेट बोर्ड का नोट्स का जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी प्रोसेस और एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन डिटेल, वो लिख के निकाल लेने का एज इट इज। एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस अब वहां के मटेरियल में से क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे, और वो आके भी गए वाले हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोल के एक फ्रैगमेंट का क्वेश्चन जो स्टेट बोर्ड में दिया वाला है, नीट में नहीं है, वो पूछे थे 2017-18 नीट में। इसका मतलब ये मत समझो कि सिर्फ एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेट बोर्ड का मटेरियल आपको लगेगा, तो प्लीज रेफर स्टेट बोर्ड फॉर दिस पार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज one DNA molecule or one parental DNA produces two daughter DNAs which are exactly identical to each other and identical to parental DNA. So that process of formation of new DNA from parental DNA is known as DNA replication. मतलब एक DNA रहेगा, उसकी कॉपी बनेगी, उसके दो डॉटर्स तैयार हो जाएंगे, उसके ऐसे दिखने वाले दो हिस्से तैयार हो जाएंगे, उनको बोलने का दिस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग रिप्लिका, उसकी जेरोक्स, रिप्लिका मतलब जेरोक्स डुप्लीकेट। ओके, सो टू प्रोड्यूस द रिप्लिका ऑफ पैरेंटल डीएनए, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रिप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए naturally is known as DNA replication. This process was discovered by Watson and Crick in 1953। ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया? वैटसन एंड क्रिक। इन्होंने ही अपना डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिए थे, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, वहां पे लिख के रख लो। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक, एज वेल एज डीएनए रिप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन वाज आल्सो गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक। वैटसन एंड क्रिक ने देखे थे कि डीएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहती, मैंने आपको बताया एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन and guanine always pairs with cytosine by 2 and 3 hydrogen bonds। तो ये पेयरिंग अपने आप में इतनी कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, स्पेसिफिक रहती है, ये बात उन्होंने जब ऑब्जर्व कर रहे थे। एट द सेम टाइम दे आल्सो नोटेड वन पॉइंट, दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हैज एन इंपॉर्टेंट मैसेज इन देम एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू डीएनए। यही बेस पेयरिंग की वजह से तुम नया डीएनए बना सकते। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड रिप्लिकेशन, कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अगर ना होती तो डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता। कैसे क्या आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि आपको इधर वाला अगर आधा पार्ट पता है, आपको ये वाले स्ट्रैंड पे की सीक्वेंस पता है कि इधर एडेनाइन गुआनाइन कौन है, तो आप इधर वाली सीक्वेंस ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज कर सकते, क्योंकि इधर पता है तो उसका जोड़ीदार कौन रहेगा दूसरे स्ट्रैंड पे, ऑब्वियसली अपने को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल पे से पता चल जाता। सो वैटसन एंड क्रिक दे आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एज वेल एज विद इन few months they also suggested the process of replication of DNA also। उन्होंने दोनों चीजें एक्सप्लेन करे, स्ट्रक्चर भी उन्होंने दिए, ओके, और उन्होंने जो वैटसन और क्रिक ने रिप्लिकेशन भी दी। दे यूटिलाइज द एक्स रे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफिक
graphic studies of Franklin and Rosalind फ्रैंकलिन इन्होंने क्या किए थे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी किए थे डीएनए की, डीएनए का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश किया था. सो दिस पर्सन दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. ओके, और बाद में 1953 के पहले की बात है ये. तो उसके बाद इनकी स्टडीज को यूज करते हुए इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर दी. इसके बाद डबल हेलिक्स आया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बाय वैटसन एंड क्रिक, और उसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस डिस्कवर हुई अगेन बाय वैटसन एंड क्रिक. अगर आप यूनिट के स्टार्टिंग में जाएंगे, यूनिट के स्टार्टिंग चैप्टर की नहीं, 5वें चैप्टर के पहले आपको वैटसन और क्रिक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है एनसीईआरटी में, वहां पे जाके पढ़ के आओ. वैटसन क्रिक दोनों में से क्रिक जरा ज्यादा भारी था, वैटसन भी थे लेकिन क्रिक ज्यादा होशियार थे, उन्होंने ही ये सारी चीजें दी. तो क्रिक का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था आपको मैं लास्ट में समराइज करके दूंगा, लेकिन आप जाके वो पैसेज रीड करो, पहले पॉज करो वीडियो, एनसीईआरटी में वो पेज ओपन करो, चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं, यूनिट के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के पहले का पेज, एक ही पेज पहले देखो, राइट. अभी तुमको वैटसन और क्रिक का डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में जानकारी पढ़ो. फ्रैंकलिन, रोजालिंड एंड फ्रैंकलिन, ये जो दोनों, ये रोजालिंड फ्रैंकलिन है, इसकी इंफॉर्मेशन यूज करके उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया और स्ट्रक्चर के ऊपर से डीएनए का रिप्लिकेशन भी उन्होंने एक्सप्लेन किया. समझ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका. ओके, ऐसा जाके तुम्हारे पास डीएनए की रिप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने की तुम्हारे को. सो प्रोसेस जो है अब डीएनए बनाने का तुम्हारे को, मैं पूरी प्रोसेस एक दिन में खत्म नहीं करने वाला, मुझे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो मैं बिल्कुल टाइम लूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिट है. एक क्वेश्चन आता बोले तो आता ही यहाँ से. सो अपने पास जो डीएनए है वो ऐसा डीएनए, मैं थोड़ा सा बड़ा निकालता, बस 2-3 उसके स्ट्रैंड ये निकालता, हेलिक्स, ये डीएनए है, राइट. ये डीएनए की मुझे कॉपी बनाने की, मतलब इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी तैयार करनी. तो कॉपी कैसा बनाऊंगा मैं, ये डीएनए को इधर से दूसरा कॉपी करना स्टार्ट कर दूंगा इसके आजू बाजू, फिर इधर से एक बना दूंगा, वो तो बुतला हो जाएगा ना, 4 स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा, ऐसा नहीं जमेगा. फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डीएनए को कहीं ना कहीं से काटना पड़ेगा, यहाँ से तोड़ते तोड़ते चलो इसको ऐसा, तो फिर तोड़ते तोड़ते जाऊंगा तो ऐसा खुलते जाएगा, फिर ये तोड़ते तोड़ते चलो बॉन्ड्स, ये ओपन होते जाएंगे ऐसा डीएनए, राइट. और फिर इसके ऊपर कॉपी बनाऊंगा, इसके ऊपर कॉपी बनाऊंगा. ओके, मतलब जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसा कॉइल हुआ है पूरा इस तरीके से, तो मुझे पहले कॉइलिंग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा. कॉइल्ड पार्ट है ना, तो कॉइल्ड पार्ट को थोड़ा सा अनकॉइल करना पड़ेगा. फिर जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऐसा सेपरेट हो जाएंगे, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड, तो फिर इसके बेसेस अनपेयर्ड हो जाएंगे, इसके भी बेसेस अनपेयर्ड हो जाएंगे. फिर मैं इसके बाजू में एक नया बेस लगा दूंगा, इसके बाजू में बेस, इसके बाजू में नया न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की चेन इधर तैयार कर दूंगा, इधर भी वैसी न्यूक्लियोटाइड की चेन तैयार कर दूंगा. वो कौन सी डायरेक्शन में करने का, कैसा करने का बाद में, बट इसके ऊपर एक स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड के ऊपर एक स्ट्रैंड, और फिर आखिरी में ऐसा ये कट करते जाने का बीच में से, ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे खुलते खुलते जाएंगे और फिर इधर से बनाते बनाते जाएंगे. अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा ऐसा, ये तुम्हारा पूरा एक खुल जाएगा इधर, और इधर एक खुल जाएगा, इसके ऊपर एक डीएनए बन जाएगा और इसके ऊपर दूसरा डीएनए. सो और बाद में इनकी कॉइलिंग कर दो वापस से, तो ये कॉइलिंग हो जाएंगी इधर और इधर से कॉइलिंग हो जाएगी इसकी. मैं बेस बता रहा तुमको, अभी एग्जैक्ट आंसर स्टार्ट नहीं करा, मैं तुमको बता रहा एक छोटा सा लॉजिक बता रहा कि क्या करने का तुमको जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वी हैव टू फर्स्ट ओपन इट, फर्स्ट अनकॉइल दैट डीएनए, देन वी कैन सिंपली यूज द रॉ मटेरियल न्यूक्लियोटाइड्स यूज करने का, और एक स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बनाने का, एक पैरेंटल स्ट्रैंड पे दूसरा न्यू स्ट्रैंड बनाने का. समझ में आ रहा है? अब ये सब चीजें करनी, बस इतने ही गणित है, डीएनए रिप्लिकेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं. तुमको पहले जो डीएनए है उसको अनकॉइल करने का, रॉ मटेरियल को यूज करके न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के ओवर पैरेंटल स्ट्रैंड. समझ में आया? सो यहाँ पे अपन एक कोशिश, एक चीज क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग वन पैरेंटल स्ट्रैंड एंड आई एम सिंथेसाइजिंग अ न्यू स्ट्रैंड ओवर दैट पैरेंटल स्ट्रैंड. मैं एक नया स्ट्रैंड उसके ऊपर तैयार कर रहा हूं, बराबर है. सो व्हेन, और फिर इसके बाद जब ये रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक डीएनए बन जाएगा और इधर का एक डीएनए, इतना एक डीएनए बन जाएगा, इधर का एक डीएनए, 2 डीएनए अपने पास तैयार हो जाएंगे, करेक्ट. लेकिन जो नया डीएनए बना उसमें एक पैरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है,
50% पेरेंटल मटेरियल है, उसको कॉपी करके 50% न्यू मटेरियल बनाए। इसी तरीके से इधर भी 50% पेरेंटल और 50% न्यू मटेरियल, बराबर है। 50% नया डीएनए बनाने का, 50% पेरेंटल डीएनए रखने का। वैसे उधर भी 50% पेरेंटल रहेगा, 50% न्यू रहेगा। सो जब ऐसा होता है रिप्लिकेशन में, व्हेन 50% और हाफ पेरेंटल मटेरियल इज प्रेजेंट, इज कंजर्व करके रखे, बचा के रखे, संभाल के रखे। When half parental material is conserved in each daughter DNA, such type of replication is known as semi-conservative type of replication. Semi-conservative type of replication. What do you mean by semi-conservative? Semi मतलब आधा, conservative मतलब conserve करना। क्या conserve करने का, क्या बचाने का? Half parental material goes to one daughter DNA and half parental material goes to another daughter DNA. दोनों के दोनों में आधा आधा पेरेंटल मटेरियल कंजर्व हुआ रहेगा, बचा रहेगा, और उसके ऊपर नया स्टैंड बना के उसको डबल स्टैंडर्ड कर देंगे, और इस मेथड को बोलने का डबल सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। Such type of replication is said to be semi-conservative type of DNA replication. समझा? ये इस पे से बेसिक पे से बता रहा हूँ मैं, आगे तो तुमको ध्यान में आ ही जाएगा कैसा कंजर्व होता, लेकिन अभी अपने को डबल स्टैंड को अनकॉइल करके उस पर नया स्टैंड बनाने का है, ठीक है। सो ये मेथड को बोलने का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, दिस वाज अगेन द टर्म गिवन बाय योर वैटसन एंड क्रिक। दिस वाज अगेन एक्सप्लेन्ड बाय देम ओनली। उन्होंने ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कराया है, उन्होंने ही ये वर्ड यूज करे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड में रिप्लिकेशन होता, आधा पेरेंटल डीएनए एक डॉटर को मिलता, आधा पेरेंटल डीएनए दूसरे डॉटर डीएनए को मिलता, ठीक है। बट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर दिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन वाज गिवन बाय एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसके लिए जो दिया था वो दिया था मेसेल्सन एंड स्टाल। मेसेल्सन और स्टाल ने ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं तुमको अलग से बताऊंगा, क्या बोल रहा मैं, ये एक्सपेरिमेंट डीएनए रिप्लिकेशन होने के बाद, पूरी प्रोसेस होने के बाद अलग से बताऊंगा। द प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन। This was given by Watson and Crick, but this was experimentally proved by Michelson and Stahl by using heavy nitrogen isotope, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। Okay, then the time or the event when this new replication of DNA will occur, so it occurs during S phase of interphase of cell cycle इन सेल डिवीजन। आपको शायद 11th में याद होगा सेल साइकिल के 4 फेजेस रहते हैं, G1, S, G2, M। इसमें सेल ग्रो होती, ग्रो होके सेल का साइज बढ़ जाता, फिर उसके अंदर का जो डीएनए रहता वो डीएनए डबल हो जाता, डीएनए का रिप्लिकेशन होता, बाद में सेल 100% ग्रो हो जाती, और फिर उसका डिवीजन होकर 2 डॉटर सेल्स तैयार हो जाती और उनके 2 टुकड़े हो जाते। तो जब सेल डिवीजन करने की रहती वही टाइम पे सेल का डीएनए का भी रिप्लिकेशन होता, क्योंकि बल्जर डीएनए को डिवाइड करके डबल करके नहीं रखते, सेल्स को बांट के देने के लिए डीएनए रिप्लिकेट होता। सो सेल साइकिल में ये जो पूरा G1, S, G2 है, यहाँ तक का इंटरफेज रहता, और ये M फेज बोले तो माइटोटिक एक्चुअल डिवीजन का फेज रहता। तो S फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, तब तुम्हारा डीएनए रिप्लिकेशन होता। So DNA replication occurs in G1, S, G2, M, चारों में से कौन सा फेज में होता? S stands for synthetic phase या synthesis phase. Synthesis phase. Here actual DNA replication occurs. Replication of DNA occurs in S phase of interphase of cell cycle. समझ में 3-4 points discovered by what is the process, what type of process, who provided experimental proof, and what is the timing when the DNA will replicate in the cell cycle. Okay. Now let's see what are the raw material। अब तुमको डीएनए बनाने का है, बराबर, तो तुमको कच्चा माल लगेगा ना कुछ तो भी। अब तुमको एक मॉलिक्यूल तैयार करने का, डीएनए बोलते हैं केमिकल मॉलिक्यूल है। क्या केमिकल है, कैसे बनाना था डीएनए? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से बनाना था डीएनए। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या रहते हैं? शुगर बेस, बेस रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, और उसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता, बीएसपी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस रहते हैं अटैच। कैसा बनाया था मैंने? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर याद आ रहा है प्रीवियस लेक्चर्स, इसके लिए बताया था क्योंकि तुमको वो चीज यूज करके यहाँ पे काम आएंगे। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा बनाए थे? एक एक बेस को अपने जोड़े थे। कैसा जोड़े थे? अपने को यहाँ पे
इधर ऑक्सीजन रहता, राइट, इधर एक बेस, इधर एडेनाइन, इधर फॉर एग्जांपल थाइमिन, तो इधर फॉस्फेट ग्रुप C5 पोजीशन पे, इधर C3 पोजीशन पे, इधर C5 पोजीशन पे C3, तो इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता अगले बेस के साथ, राइट शुगर, और इधर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहते और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहती, और इधर फिर उल्टा रहता शुगर। ऐसे था क्या कुछ? ओके, सो दिस वाज द अरेंजमेंट। अपने को ऐसा डीएनए बनाने का मतलब, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएनए को बनाने के लिए क्या लगने वाला है मुझे, डीएनए जैसे दीवार बनाने के लिए ईंटें लगती, तो वैसे डीएनए के जो मोनोमर है, डीएनए के क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर, लॉन्ग चेन रिपीट पॉलीमर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप है। तो अपने को क्या लगेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कौन से लगेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के नाम क्या रहते हैं, एडनिलिक एसिड, ग्वानिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, याद है उसको डीऑक्सी डीऑक्सी लगा, मतलब अपने को वो डीऑक्सी एडनिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, याद आ रहा क्या टेबल प्रीवियस लेक्चर में का डबरा, तो वो डब्बे में की चीज अपने को रॉ मटेरियल बोल के लगेगी, अपन एक एक टुकड़ा जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये तोड़ जोड़ करने की तुमको तो बॉन्ड बनाना पड़ेंगे, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, करेक्ट है। डीएनए का डबल हेलिक्स है, उसको ओपन करना पड़ेगा, वो रिकॉइल नहीं हो जाना वापस से, कैसा होता है रिकॉइल हो जाता ना वापस से, वो टेलीफोन के वायर्स आते थे पुराने, तो वो वायर कैसे रहते थे, पूरे गोल गोल रहते थे, टेलीफोन मालूम है सबको ऐसा रहता था पहले का कुछ तो भी, राइट, इस पे नंबर्स रहते थे यहाँ पे कुछ तो भी, राइट, तो इधर से वायर रहता था उसके रिसीवर को। कभी ये वायर को सीधा करने की कोशिश करा क्या किसी ने, कुत्ते की दुम के जैसा रहता, सीधा नहीं होता हो, तुम चाहे उसको पूरा अनकॉइल करने की कोशिश करो, छोड़े कि वापस से रिकॉइल हो जाता हो, करेक्ट है। तो डीएनए का वैसे रहता, तुम उसको कॉइल है वो ऐसा हेलिक्स बना रहा है, तुम ये हेलिक्स को खोलने की कोशिश करो, वापस चिपक जाता, वापस से वो रिकॉइल हो जाता, तो उसकी रिकॉइलिंग रोकना पड़ेगी, उसके लिए कुछ तुमको एंजाइम्स लगेंगे, मतलब अपने को रॉ मटेरियल लगने वाला है डीएनए बनाने के लिए। सो व्हाट रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, वी विल नीड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा वी विल आल्सो नीड वेरियस एंजाइम्स, वी विल आल्सो नीड वेरियस एंजाइम्स, प्लस बॉन्ड्स बनाने का है, ब्रेक करने का, मतलब एनर्जी लगेगी बॉन्ड बनाने के लिए, नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के, तुम्हारे को कुछ बॉन्ड तोड़ने के है, डबल हेलिक्स खोलने का, तो बॉन्ड बनाने ब्रेक करने के लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लगेंगी, करेक्ट। तो एनर्जी का काम तुम्हारा ये खुद ही कर लेगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स themselves they will act as the raw material, they will act as raw material as well as they will also act as the source of energy। उनमें जो फॉस्फेट ग्रुप रहता डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स में, टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, शुगर बेस, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, और इसको फॉस्फेट ग्रुप लगाओ, सो दिस इज योर न्यूक्लियो सॉरी टाइड, साइड नहीं टाइड, टाइड बरोबर लिखा। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, दिस एक्ट्स एज हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप, इसके अंदर एनर्जी बाइंड हो जाती है। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तब भी एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर उसका ब्रेक होगा बॉन्ड तब भी एनर्जी रिलीज करेगा। सो ये अपने आप में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, मतलब इट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इट विल इटसेल्फ एक्ट एज रॉ मटेरियल। इसको दूसरा वाला आके जुड़ जाएगा, इसको दूसरा वाला आके जुड़ जाएगा, मतलब ये दो काम कर रहा, एक तो एक ये खुद भी रॉ मटेरियल का काम कर रहा, एज वेल एज इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर बॉन्डिंग, मींस इट इज सर्विंग डुअल पर्पस। इसका क्या पर्पस है, डुअल पर्पस, दो काम करेंगे, इट विल हेल्प इन, इट विल एक्ट एज रॉ मटेरियल एज वेल एज इट विल प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, दो काम करें। अब एंजाइम्स कौन से लगे, सबसे कच्चा माल जो लगेगा ध्यान में आया, दो ही चीजें लग रही है, मतलब तुमको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम्स। अब एंजाइम्स कौन से लगेंगे, सबसे पहले तो मुझे जो डीएनए है वो डीएनए पे कहीं तो भी ये शुरुआत करना पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये आखिरी में लास्ट का बॉन्ड है, ये इसको और बड़ा नहीं कर रहा मैं तुमको समझने के लिए, ये ऐसा लास्ट का बॉन्ड है, ये लाइन ड्रॉ करा, तो सबसे पहले अब तुमको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर एक कैंची के जैसा काटते जाना पड़ेंगे बॉन्ड, यहाँ से कट करते जाना पड़ेंगे बीच में से पूरे, राइट। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब तुमको डीएनए को कट करने का है, तुमको न्यूक्लिक एसिड को कट देने का है,
तो जरूरी नहीं वो यहाँ पे होगा, हो सकता है कट अंदर से भी दे सकते हैं, बीच में से, इधर से भी दे सकते, तुम यहाँ पे भी दे सकते, एंड पे तो दे ही सकते, लेकिन तुम बीच में से भी डीएनए रिप्लिकेशन चालू कर सकते। सो जब तुम डीएनए को कट करेंगे तो कटिंग के लिए तुमको जो एंजाइम्स लगते हैं उनको बोलने का एंडोन्यूक्लियेज। पहला एंजाइम कौन सा लगेगा सबसे पहले? एंडोन्यूक्लियेज। व्हाट इज एंडोन्यूक्लियेज? एंडो मींस विदिन, nuclease means the enzyme that cuts nucleic acid, so the enzyme that will give cut within the nucleic, अंदर से कट करेगा कैसे तो भी, and it will break the hydrogen bond, first hydrogen bond break करेगा, that enzyme is called endonuclease। तो एंजाइम कट करने के लिए लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम सिर्फ पहली बार कट करेगा, ये सारे के सारे नहीं कट कर सकता, स्पीड में कटिंग नहीं कर सकता बॉन्ड्स की, तो स्पीड में कटिंग करने के लिए दूसरे एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि मैं तुमको लिस्ट बना के दे रहा है, इनका यूज कब और कैसे करने का आपको बाद में बताऊंगा मैं, बीच में जब यूज करूंगा तब आपको समझ में आएगा। हेलिकेस अपन पहले एनलिस्ट कर लेते कौन से एंजाइम्स लगेंगे। हेलिकेस, सिमिलरली यू विल नीड, हेलिकेस के बाद में अपने को लगेंगे SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। उसी के साथ लगेगा तुमको टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। वो हो जाने के बाद तुमको लगेंगे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। इसके 3 टाइप रहेंगे, 1 2 3, जिसमें से अपने काम का है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तीनों लिख लो। अभी के लिए एक काम करो, 3 लिखो सिर्फ, क्योंकि रिप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिप्लिकेशन में 3 नंबर का लगेगा। उसके बाद लिखो आरएनए प्राइमेस, आरएनए प्राइमेस। ओके, काम करते, आरएनए प्राइमेस पहले लो, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए प्राइमेस का डीएनए पॉलीमरेज 3, और फिर लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज 1,2 और डीएनए ligase, DNA ligase. These are the enzymes that are required. Endonuclease, helicase, SSBP, single strand binding proteins, then topoisomerase, RNA primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, 2 and DNA ligase, DNA ligase. These are the enzymes that are required. आज इतना एंजाइम्स आपको नोट करके रखो पूरे, डैश करके। अच्छा, 2-3 लाइंस छोड़ दो उनके आगे, क्योंकि एक टेबल बना लो सीधा सीधा इनका, नंबर, एंजाइम और उनका फंक्शन, ऐसा एक सिंगल पेज पे टेबल बना। ये मैच द फॉलोइंग में ये एंजाइम्स और इनके फंक्शंस आते, जब मैं फंक्शन बोलूंगा तब तुमने वो फिलअप करने का है टेबल, ठीक है। मैं इनका यूज भी बताते जाऊंगा, तुमको समझ में आएगा इसका यूज कब कहाँ पे होता, तो वो नोट करने के लिए जगह रखो। ये लिस्ट बनाने के बाद हर एक के लिए 2-2 लाइन छोड़ो, इसके आगे 2 लाइन छोड़ दो, फिर इसके आगे नीचे 2 लाइन, तो 2-2 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 लगे तो डीएनए पॉलीमरेज 1 अलग लिखो और 2 अलग लिखो और डीएनए लाइगेज लास्ट में लिखो। कितने एंजाइम्स होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9। ओके, अगर कोई एडिशनल एंजाइम है तो मैं उसको लास्ट में 10th में ऐड कर दूंगा, बट इतने एंजाइम्स अपने को प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट अपने को लगेंगे, यूकैरियोट में भी लगेंगे, प्रोकैरियोट में भी अलग अलग एंजाइम्स, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ एंजाइम्स दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। ओके, आज अपन थोड़ा सा कॉइलिंग को अनकॉइल करके रखते, वहां तक देखते, आधा पार्ट देखते, फिर बाकी वाले पार्ट में कैसे रिप्लिकेशन था वो देखते। तो शुरुआत करते अपन रिप्लिकेशन की। चीजें ध्यान में आगे क्या क्या लगने वाली तुम्हारे को? कच्चा माल लगेगा डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए और पैरेंट डीएनए, सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया पैरेंट डीएनए, जिसको देख के तुमको डीएनए बनाने का है, बराबर। पैरेंट डीएनए इतने रहेगा तो उसकी कॉपी कैसे बनाएंगे, जेरॉक्स कैसे बनाएंगे, जेरॉक्स करने के लिए भी तो कुछ तो लगेगा, पैरेंटल डीएनए। फिर उसके लिए रॉ मटेरियल मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, और उनको जोड़ने, तोड़ने, बॉन्ड बनाने वगैरह एक्सेट्रा करने के लिए एंजाइम्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रिप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, अब मुझे करना क्या है डीएनए रिप्लिकेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव अ पैरेंटल डीएनए इन एस फेज। सो मेरे पास पैरेंटल डीएनए है, दिस इज माय पैरेंटल डीएनए। ओके, अब मैं स्टेप वाइज बता रहा।
10 स्टेप्स में 11 स्टेप्स जितने भी होंगे अपन देखेंगे एक एक स्टेप। सो 2-3 स्टेप्स आज देखते कुछ और उसके बाद के स्टेप्स अगले लेक्चर में। पहली स्टेप क्या है, मुझे रिप्लिकेशन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई हैव दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको पोलैरिटी रहेंगे। व्हाट इज द पोलैरिटी, इधर 5 बार है तो ये वाला जाके इधर 3 बार रहेगा, वैसे ये 3 बार है तो ये 5 बार और फिर ये उसका 3 बार। तो हर स्ट्रैंड एंटी पैरेलल रहते स्ट्रैंड्स, उनमें बेस पेयरिंग रहती। बेस पेयरिंग कैसी रहती, इधर एडेनाइन है तो उसका थाइमिन, गुआनाइन है तो साइटोसिन, एडेनाइन थाइमिन गुआनाइन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनाइन। दिस इज द बेस पेयरिंग प्रेजेंट लाइक दिस। मैंने कैसे ड्रॉ करा है स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। दिस लाइन रिप्रेजेंट शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड दिस स्टेप्स रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस, राइट। ये मेरा डीएनए, मुझे इसकी कॉपी बनाने की। ओके, what I will do, I will need a starting point from where I can start the replication. सबसे पहले मुझे एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, that point is called origin or ori, सिंपली शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओरी साइट या फिर ओ साइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन विल स्टार्ट। ओरिजिन नाम से समझ लो, ओरिजिनेट होगा, शुरू होगा। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ओरिजिन, मैं यहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ। दिस पॉइंट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ रिप्लिकेशन करना है, नीचे की तरफ करना है। ओके, सो रिप्लिकेशन विल स्टार्ट एट अ पॉइंट वेयर द फर्स्ट कट इज गिवन बाय एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे आके कौन सा एंजाइम आके अटैक करेगा, एंडोन्यूक्लियस। मतलब सबसे पहली स्टेप में कौन सा एंजाइम लगने वाला है तुम्हारे को, एंडोन्यूक्लियस विल गिव द फर्स्ट कट at a site known as origin site or O site. Okay, at this site the first hydrogen bond is broken and the enzyme called helicase will sit here. कौन सा एंजाइम आके बढ़ेंगे यहाँ पे, हेलिकेज in eukaryotes. Helicase will sit here in eukaryotes. Helicase नाम ही हेलिक्स। ओके, अभी देखो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये ऐसा डीएनए तुम्हारा। ओके, यहाँ पे पहला बॉन्ड है, यहाँ पे कट करे तुमने और उसके अंदर एक हेलिकेज बोल के ऐसा बड़ा एंजाइम रहता है, साइज उसका, वो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड्स के बीच में घुस के बढ़ जाता। ये स्ट्रैंड ऐसे यहाँ पे बीच में इमेजिन करो ऐसा घुस के बढ़, वो क्या करता है, हेलिक्स ऐसा घूमता वहां पे और आगे के जो हाइड्रोजन बॉन्ड काटते जाता और जैसे जैसे बॉन्ड कटते तो ये ऐसा खुलते जाता। ये वाला जो रहेगा नीचे की तरफ खुलेगा, ऐसा धीरे 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 खुलते। सो जैसे हेलिकेज इधर से ऊपर बढ़ते लगेगा, सो हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज will help in breaking of hydrogen bonds and opening of helix. ये पहला बॉन्ड ब्रेक कर देते तुमने, अब हेलिक्स आगे बढ़ते जाएगा तुम्हारा हेलिक्स और ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। सो योर डीएनए विल स्टार्ट टू बिकम लाइक दिस, एक ट्यूनिंग फॉर्क के जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, क्या ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, सो ऐसा होगा। या वो हेलिकेज नीचे की तरफ भी आ सकता, कहीं पे भी बढ़ सकता, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहती। सो वो जिधर भी जाएगा सो अल्टीमेटली आपको ऐसा ओपन वाला डीएनए दिखाई देगा। ठीक है, हेलिकेज कट कट करते जाएगा आगे आगे, ये डीएनए ऐसा ओपन होते जाएगा इधर। सो हेलिकेज का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस लिखो टेबल में, विल गिव फर्स्ट कट एट ओ साइट, विल गिव फर्स्ट कट एट ओ साइट और ओरिजिन साइट। ओरिजिन साइट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टी साइट्स। अब ये ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट कर थे ना अपन ने, सो यहाँ पे ओ साइट इसको बोलते हैं। यहाँ की सीक्वेंस स्पेशल रहती, एडेनाइन थाइमिन रहते जनरली वहां पे, क्योंकि एडेनाइन थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड्स रहते, जबकि गुआनाइन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स रहते। कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करना ज्यादा आसान है, 2 बॉन्ड्स। तो जहां पे एडेनाइन थाइमिन रिपीटेड रहता, ऐसी जगह से जनरली ओरिजिन पॉइंट आइडेंटिफाई होता। उसके आगे पीछे टर्मिनल टी साइट्स रहते, टर्मिनेशन साइट्स, टी साइट्स। इन पे गुआनाइन साइटोसिन लगेला रहता, एडेनाइन गुआनाइन, एडेनाइन थाइमिन रहता। सो टर्मिनेशन साइट्स जो रहते गुआनाइन साइटोसिन, अपने को वो साइट्स नहीं देखने की, अपने को सिर्फ ओरिजिन साइट का काम है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होंगी, विच इज जनरली आइडेंटिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ एडेनाइन थाइमिन, बिकॉज दैट कैन बी इजीली ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कट गिवन बाय एंडोन्यूक्लियस। ओके, सो ओ साइट इज फ्लैंक्ड बाय टी साइट्स, उसके आगे पीछे टी साइट्स रहते, बट द एंडोन्यूक्लियस विल गिव द कट एट ओ साइट और ओरिजिन साइट। What is origin site? The site from where replication will start is known as O site. The unit which undergoes replication, इतना हिस्सा रिप्लिकेट हो रहा है, ये हिस्सा थोड़ी रिप्लिकेट हो रहा है अभी, दिस हिस्सा
this part is undergoing replication, it is called replicon. What is replicon? The part of DNA that is undergoing replication. The part of DNA that is undergoing replication is called replicon. Okay, ये replicate हो रहा, इसके लिए इसको replicon. Replicon में क्या प्रेजेंट रहेगा? T site, flanked by, flank मतलब आगे भी और पीछे भी, flanking दोनों तरफ से. So, आगे पीछे से कौन रहते हैं? T sites, and in between them there is O site. Okay, there is a special sequence, adenine thymine की sequence रहती, that is your O site. Okay, so यहाँ पे पहला कट देगा endonuclease, and then as soon as first cut is given, helicase will enter here and it will start breaking further hydrogen bonds. It will start making further hydrogen bonds. Helicase का function, it helps in breaking hydrogen. Helicase का H hydrogen bonds. Helicase का H hydrogen bonds. Helicase helps in breaking hydrogen bonds and opening of DNA helix. And opening of DNA helix. Breaking of hydrogen bonds and opening of DNA helix. लिखो. Breaking of hydrogen bonds and opening of DNA helix. खुल गया DNA? Yes. But what is the chance? जैसे जैसे हेलिक्स आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हेलिक्स ये ओपनिंग होंगी, ओके, इधर से तो नीचे से ऐसा पूरा पैकेज है ना, ठीक है. सो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हो सकता है पीछे वाले वापस से बॉन्ड बना ले, ये आगे गया कि पीछे वाले बॉन्ड बना लेंगे. क्लास में क्या होता, सर एक सामने बात करे तो पीछे वाले बात करते बच्चे, जब पीछे गए सर तो सामने वाले बात करना चालू कर देते. मतलब वो हेलिकेस का अगर आगे आगे बढ़ते गया, पीछे वाले की वापस पेयरिंग हो जाएंगी, जोड़ा बन जाएंगी, वापस से बॉन्ड्स बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ऐसे ही रहता होता है ऐसा डीएनए, वो पेयर्स बहुत एक्टिव रहते, वो तुरंत बॉन्ड बना लेते. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, व्हेन यू आर ओपनिंग दिस हेलिक्स, when you are opening this helix like this, so at the same time you have to prevent recoiling. You have to ये recoil हो जा रहा है ना, वापस से coil हो जा रहा है, हेलिक्स वापस से लपेटे जा रहा है. तुमने जो आने है उसको uncoiled करे, unwind करे with the help of helix. Okay, at the same time when helicase moves ahead, there is chance of recoiling. There are chances of recoiling. So means you have to prevent recoiling, and to prevent recoiling what happens, टेट्रामर के फॉर्म में 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा 4 निकालो, 1 2 3 4. ऐसा टेट्रामर के फॉर्म में बड़े बड़े प्रोटीन्स इधर आके खड़े हो जाएंगे. वो ये वाले सिंगल स्ट्रैंड पे भी कुछ प्रोटीन्स चिटक जाएंगे, ये वाले साइड पे भी, ये वाले सिंगल स्ट्रैंड पे भी कुछ प्रोटीन्स खड़े हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे तुमको कौन लगेंगे, पॉइंट नंबर 2. सेकेंड पॉइंट में तुमको हेलिकेस काम में आया. थर्ड पॉइंट में टू प्रिवेंट रिकॉइलिंग यू विल नीड द प्रोटीन्स कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. सिंगल स्ट्रैंड नाम में सिंगल स्ट्रैंड, जैसे अनकॉइल होता तुम्हारा हेलिक्स, एट द सेम टाइम देयर इज चांस ऑफ रिकॉइलिंग. टू प्रिवेंट रिकॉइलिंग we will attach single strand binding proteins to the single stranded DNA that prevents recoiling. What is the function? Single strand binding proteins will prevent recoiling of two strands, two uncoiled strands. That is the simple use. बराबर है, एक अनकॉइल करके दे रहा और कॉइलिंग प्रिवेंट करने के लिए दूसरा आ रहा. ये अनकॉइलिंग करने का काम करेगा और जैसे जैसे वो अनकॉइल करते जाएगा उधर से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने एक को इसके ऊपर से नया स्ट्रैंड बनाने का, इसके ऊपर से नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करने का देखो काम हो रहा है कि धीरे धीरे. मैंने वही बोला ना, अपने को डीएनए को अनकॉइल करने का है और उस पर नया स्ट्रैंड बनाने का है. ठीक है, सो वी आर डूइंग दिस सेम. पहले अनकॉइल करो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करो हेलिकेस से, अनकॉइलिंग करो डीएनए की, अनवाइंडिंग करो हेलिक्स की. Then after unwinding there is chance of recoiling. To prevent recoiling use single strand binding proteins in the form of tetramers. 4 के ग्रुप में रहते हो प्रोटीन्स. They attach to the single strands on both side, दोनों साइड में, उधर के भी स्ट्रैंड पे आते हैं, इधर के भी स्ट्रैंड पे. ओके, and thus you will get single strand. At the same time, अब वो टेलीफोन का वायर बोला था, टेलीफोन के वायर को तुम अनकॉइल करने की कोशिश करो. ओके, तुम उसको पकड़ के भी रखे तो उसमें टेंशन डेवलप हो गया रहता, थोड़ा सा ऐसा लूप लाइक रहता हो, टेंशन डेवलप हो गया. अब तुम जब इसको अनकॉइल करेंगे तो वो अनकॉइल करेगा तो उसमें एक टेंशन रहेगा, तुमने उसको छोड़े कि वापस से रिकॉइल हो जाता, बराबर. सो यहाँ पे एक टेंशन डेवलप हो गया. टू प्रिवेंट द टेंशन, टू रिड्यूस द टेंशन
डेवलप्ड ड्यू टू अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग की वजह से एक टेंशन डेवलप हो गया। कहाँ पे देखने का इसका एग्जांपल, लड़कियों के फॉर एग्जांपल बाल रहते हैं, वो लट रहती है यहाँ पे, तो लट जो रहेंगे उसको ऐसा घुमाया रहता है, लेकिन जब उसको सीधी करने की कोशिश करते तो उसमें एक टेंशन डेवलप होता है, उसको छोड़ दिए वापस रिकॉइल हो जाता, वापस से लट बन जाता, रहता है कुछ। बॉयज को नहीं मालूम, मुझे कैसा मालूम, एग्जाम्पल इमेजिन करने पड़ते, दिखते हो सामने ऐसे स्टैंड लटके वाले दिखते, सिंगल स्टैंड रहा तो समझने का RNA, डबल स्टैंड रहा तो समझने का DNA। तो वो जो रहेगा तुम्हारा जो भी लड़कियों का, बॉयज नहीं तो तुमने टेलीफोन के वायर के साथ सब जन ने खेले वाले रहता, नहीं खेलेंगे तो तुम्हारे जैसे बदकिस्मत कोई नहीं है। एटलीस्ट इतने वायरिंग को अनकॉइलिंग करे वाले रहे तो एक टेंशन डेवलप हो गया। टू प्रिवेंट दैट टेंशन जस्ट यूज टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम यूज करने का, टोपोआइसोमरेज कम्स हियर। वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो, मतलब देखो रिकॉइलिंग प्रिवेंट करने के लिए SSBP और टेंशन कम करने के लिए अनकॉइलिंग से जो टेंशन आने वाला है ऐसा दूर खींचे ना उनको, वो नजदीक आने की कोशिश करेंगे। सो टू प्रिवेंट द टेंशन जो डेवलप हुआ, टू रिड्यूस दैट टेंशन ड्यू टू अनवाइंडिंग वी विल यूज टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। समझ में आया? सो इतनी प्रोसेस यहाँ तक ही मुझे बताने का था। समझ में आया? 4 स्टेप्स क्या हुए अपन ने, पहले 4 स्टेप्स बोलते 2 स्टेप्स हुए, एक्चुअली 2-3 स्टेप ही हुए। पहले स्टेप में क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन विल स्टार्ट। इट इज जनरली फ्लैंक्ड बाय T sites and it shows presence of abundance of A and T, adenine and thymine. Generally there is one ori site or site of origin in bacteria. Bacteria में एक ही origin point रहता, because bacteria have double stranded DNA which is circular DNA. बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, अपना DNA लीनियर रहता, बैक्टीरिया का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, अपना डबल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रेट DNA रहता अपना। तो अपन यहाँ से भी रिप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी तुम रिप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में एक जगह से चालू करें तो वो एक ही डायरेक्शन में रिप्लिकेशन होगा पूरा, और एक DNA 2 DNA ऐसे 2 तैयार हो जाए। सो बैक्टीरिया में हमेशा एक ही रिप्लिकॉन रहता, एक ही ओरिजिन साइट रहती, बट इन आवर केस देयर कैन बी मेनी रिप्लिकॉन, इधर एक रिप्लिकेशन हो रहा है, इधर एक रिप्लिकेशन हो रहा, अलग अलग जगह पे रिप्लिकेशन हो सकते, मल्टीपल साइट्स पर ओरिजिन रह सकते, मल्टीपल रिप्लिकॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक DNA। अपना DNA बहुत बड़ा रहता ना, बैक्टीरिया का DNA छोटा रहता। फैक्ट्स जो रहेंगे इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फैक्ट्स। अभी के लिए दे कैन, प्रोकैरियोट्स हैव जनरली 1 रिप्लिकॉन एंड 1 origin. Eukaryotes have many replicon and many origins. Once origin is identified, first enzyme that is endonuclease will come here and it will attach here. It will give the first cut by breaking first hydrogen bond. Then helicase will enter here. Helicase will start breaking hydrogen bonds and help in uncoiling, unwinding of helix, by helicase. During unwinding, a tension is developed. To reduce that tension, use topoisomerase, and during unwinding there is chance of recoiling, and to prevent recoiling, अपने को recoil नहीं होने देने का, just attach tetramers of single strand binding proteins, SSBP, single strand binding proteins, on both the single strands, and you will get opened replication fork like, उल्टा replication fork होगा क्या, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे रहता है तुम्हारा Y शेप का, राइट? तो ये उल्टा कर दो, इन्वर्टेड मत बोलो, मगर जरूरी नहीं अपन उसको ऐसा ड्रॉ करें, सीधा भी ड्रॉ करें तो वही हो रहा। सो यू विल गेट अ fork shaped structure called replication fork. Now you can start making copy of this line and this line, ये वाला सिंगल स्ट्रैंड और ये वाला सिंगल स्ट्रैंड, यू कैन स्टार्ट मेकिंग कॉपीज ऑफ दैट 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट। ओके, हाउ दैट कॉपीज, आप यहाँ तक के स्टेप्स देखो, स्टेट बोर्ड में भी यहाँ तक ही रीड करो, यूज ऑफ टोपोआइसोमरेज और SSBP के यूज तक ही देखो। इसके आगे RNA प्राइमेज कैसा आएगा, कौन से स्ट्रैंड पे कैसा सिंथेसिस होगा, कौन से स्ट्रैंड को क्या बोलने का, ये सब बातें जो भी है, रिप्लिकेशन के डायरेक्शन क्या रहेंगी, 5 बार 3 बार 3 बार 5 बार डायरेक्शन, सारी बातें अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। Okay, so यहाँ पे for now this is enough. I'll stop here today. We'll continue with the actual remaining half part in our next lecture.